हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट 2 का लेक्चर नंबर 13 ग्रुप 16 से रिलेटेड। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि केवल और केवल ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों SO2 तक कवर कर लिया था अच्छे से। हमने कहां तक कवर कर लिया था? SO2 तक अच्छे से कवर कर लिया था। तो अब हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। देन आफ्टर हमने क्या क्या पढ़ लिया था बच्चों, यहाँ पर एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर के बाद ऑक्साइड ऑफ सल्फर। ठीक है, SO2 के बारे में मेनली हमने पढ़ा था, इसके अंदर वही इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर हमने पढ़ा, हम अब पढ़ेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर बच्चों एक्चुअली में होता क्या है वो आपको जानना है। ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर आपका मेनली होता क्या है आप समझना। ऑक्सी एसिड का मैंने आप लोगों को डेफिनेशन लिखवाया था बच्चों। क्या लिखवाया था डेफिनेशन मैंने? जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन और सल्फर जिसके अंदर मिलेंगे वो आपका क्या होगा? ऑक्सी एसिड की कैटेगरी में आ जाएगा। सिंपल समझो, पहले ऑक्सी एसिड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। वैसे ये नहीं होता डेफिनेशन, कुछ और होता है, लेकिन आप लोग इतना ही ध्यान रखो, ये आपकी किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? ऑक्सी एसिड की कैटेगरीज में आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सी एसिड के आपके कैटेगरीज में आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सी एसिड के कैटेगरीज में आपका आ जाएगा। चलो, इस तरीके से हमने यहाँ पर ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर को पढ़ते हैं। अब देखो, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर के बारे में जानते हैं हम लोग यहाँ पर। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर, ठीक है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, मैं यहाँ नाम लिखूंगा, यहाँ पर नाम लिखूंगा इसका, और यहां पर क्या लिखूंगा बच्चों मैं इसका स्ट्रक्चर, एक एक करके मैं यहां पर स्ट्रक्चर बनाऊंगा। तो उसको आप लोगों को अच्छे से समझना है। देख लेते हैं नाम और स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं बच्चों हम लोग। नाम और स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं उसको समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेम एंड स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाते हैं उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले नेम हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा होता है बच्चों? सल्फ्यूरस एसिड। सबसे पहले हमारा कौन सा होगा बच्चों? सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड। अब सल्फ्यूरस एसिड हमारा क्या होता है बच्चों? H2SO3। ये याद कर लेना, ये जेईई में कई बार पूछा गया है, H2SO3। ठीक है, H2SO3 का स्ट्रक्चर कैसा होगा बच्चों आप लोगों का? OHS डबल बॉन्ड O और यहाँ पर केवल और केवल OH। अब देखो, यहाँ पर एक लोन पेयर होता है, ठीक है ना, यहाँ पर एक लोन पेयर होता है। आपका होमवर्क है बच्चों कि आप लोगों को इसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है। आप लोगों को जहां जहां मैं लिखूं हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, ठीक है। अब देखो, यहां पर समझने वाली बात यह है कि अब देखो पॉइंट समझना, अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहो तो ऑक्सीडेशन नंबर बॉन्ड से निकालते हैं। देखो, इसके ऊपर -1 तो इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1 इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1 इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1 इसके ऊपर +1, तो कितना आया ऑक्सीडेशन नंबर? 4। ये कैसे किया समझना ध्यान से। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर हम -1 फेंक देंगे और लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर हम +1 फेंक देंगे। बस एक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो -1 और +1 क्या कहां जाएगा? -1 हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर जाएगा और +1 आपका कहां जाएगा बच्चों? लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की ओर जाएगा। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों? यहां पर 4। ठीक है, यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बच्चों? 4। ध्यान रखो स्ट्रक्चर, ही ध्यान रखो, स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है हमारा बच्चों यहां पर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। अब H2SO4 हमारा क्या होता है बच्चों समझना। यहां पर मैंने OHS डबल बॉन्ड O और यहां पर मैंने कर दिया OH। अब देखो, यहां पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा अब समझो। इसके ऊपर -1 होगा तो इसके ऊपर +1 होगा, इसके ऊपर -1 होगा इसके ऊपर +1 होगा, इसके ऊपर -1 इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1 इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1 तो इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1 तो इसके ऊपर +1। तो यहां पर क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर आपका हो जाएगा +6 और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चों इसका हो जाएगा sp3। आप लोग निकालना कोशिश करो हाइब्रिडाइजेशन निकालने की। अभी मैं डायरेक्टली लिखूंगा
क्योंकि मैंने बहुत बार आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता दिया है, तो अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ठीक है। तो आप लोग निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख लिया, एक दो बार प्रैक्टिस करो, आप लोगों को आ जाएगा। डायरेक्टली भी यहां से निकाल सकते हो, यहां से डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर थायोनस एसिड, थायोनिक एसिड, ठीक है, थायोनिक एसिड, थर्ड थायोनिक एसिड। अब देखो थायोनिक एसिड का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर समझो एस डबल बॉन्ड ओ, यहां पर O माइनस O माइनस। अब बताओ यहां पर कितने सल्फर है बच्चों, यहां पर थायोनिक एसिड में यहां पर ये आ जाएगा H, थायोनिक एसिड में यहां पर H आ जाएगा। अब बताओ कितने यहां पर सल्फर है, 2 सल्फर है। अब यहां पर पॉइंट वाली बात ये है कि दोनों सल्फर का अलग अलग इलेक्ट्रॉन, अलग अलग आपका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सल्फर का आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा, तो दोनों सल्फर का अलग अलग आएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर इस बॉन्ड की वजह से यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो -1 और +1 तो हम असाइन नहीं कर सकते, तो इसका कितना हो जाएगा बच्चों 0। अब यहां पर -1 असाइन कर सकते हैं और यहां पर +1, यहां पर -1, यहां पर +1, यहां पर -1, यहां पर +1, यहां पर -1, यहां पर +1। टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर आ गया बच्चों वो कितना आ जाएगा बच्चों, यहां पर +4। तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि थायोनिक एसिड में हम ऐसे करेंगे, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा H2S2O3। थोड़ा इसको याद रखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, आप लोग याद रखो, स्ट्रक्चर याद रखोगे तो सारा काम आपका हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स पे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे मैं आप लोगों को बोलता हूं, यहां पर समझने का कोशिश करना यहां पर, ठीक है, थर्ड। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर बच्चों, हम लोग अच्छे से नेक्स्ट स्ट्रक्चर को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, काफी सिंपल है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर को समझते बच्चों हम लोग देख लेते हैं यहां पर, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां पर डाइथायोनस एसिड, ठीक है, डाइथायोनस एसिड। तो फोर्थ हमारा है बच्चों डाइथायोनस एसिड, डाइथायोनस एसिड, डाइथायोनस एसिड। क्या होगा बच्चों ये हमारा स्ट्रक्चर, OH S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, OH। अब समझो बच्चों यहां पर क्या हुआ, ये थायोनस है, डाइथायोनस। देखो यहां पर ये आपका सल्फ्यूरस का एक पार्ट है, सल्फ्यूरस एसिड का एक पार्ट है, ध्यान से समझना। सब दोनों सल्फर पे आपके लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम समझते बच्चों यहां पर अगर मैंने बोला यहां -1, यहां +1, 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 यहां -1, यहां +1। अब देखो इन दोनों बॉन्ड की वजह से कुछ होगा, इस बॉन्ड की वजह से क्या सल्फर पर जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो दोनों को मैं क्या असाइन करूंगा बच्चों 0 0। अब आप देख सकते हो यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, देखो इसको ध्यान से, यहां पर आपका +3 होगा, इसका भी आपका क्या होगा +3 होगा। समझ में आया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका +3 होगा और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों +3 हो जाएगा। तो आप लोगों को अब स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना काफी हद तक आ गया होगा। नाउ अब हम समझते बच्चों फोर्थ के बाद फिफ्थ। अब हम देखते हैं डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड, डाइथायोनिक एसिड। डाइथायोनिक एसिड हमारा क्या होगा बच्चों, समझेंगे। सबसे पहले OH S डबल बॉन्ड, सल्फ्यूरिक की तरह ही इसमें ऐसा आएगा, देखो ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब सल्फ्यूरिक की तरह ही आ गई। अब देखो यहां पर समझने वाली बात यह है कि इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1, यहां पर आ गया है, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, 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 इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1। तो आप देख सकते हो कि दोनों जगह आपका जो आएगा बच्चों, दोनों जगह आपका कितना आएगा बच्चों, यहां पर दोनों जगह आपका यहां पर आ जाएगा बच्चों +5, यहां पर +5 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा और यहां पर +5 आ जाएगा। पुराना वाला तरीका अप्लाई करो, यहां पर +5 दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया +5। तो ध्यान रखो ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थायोनस, थायोनिक,
ठीक है, अब हम 6 बात करते हैं बच्चों पॉलीथायोनिक एसिड। कौन सा? पॉलीथायोनिक एसिड। क्या होता है बच्चों हमारा पॉलीथायोनिक एसिड, उसको समझ लेते हैं क्या होगा बच्चों। थोड़ा सा सोचो, कॉमन सेंस लगाओ बच्चों। पॉलीथायोनिक एसिड में एसएस जो लिंकेज होंगे वो ज्यादा होंगे, एसएच वो आपकी जो एसएस लिंकेज होंगे वो प्रेजेंट होगा। तो समझ लेते हैं पॉलीथायोनिक एसिड, ये आपका ऐसा ऐसा एस 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 डबल बॉन्ड ओ एच। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर तो मैंने 4 लगा दिए, 4 की जगह आपके बहुत कुछ हो सकता है। तो सिंपली मैं एस की यहाँ पर लिख देता हूँ एन, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, एस को एन लिख देता हूँ। ठीक है, एस को एन लिख दिया। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा। अब फिर आपको समझ में आएगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, इसकी वजह से यहाँ +1, इसकी वजह से यहाँ +1, यहाँ -1, इसकी वजह से यहाँ +1, यहाँ -1, इसकी वजह से यहाँ +1, यहाँ -1, इसकी वजह से यहाँ +1। इसका कितना आया बच्चों? 5। और बीच वाले तो दोनों आपके सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़े हैं, तो सबका क्या हो जाएगा बच्चों? 0। सबका क्या हो जाएगा? 0। अब इसका क्या होगा? -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1, यहाँ -1, यहाँ +1। इसका कितना हुआ बच्चों? 5। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना क्यों सीख रहे हैं बेटा, बहुत ही ज्यादा काम आता है। ठीक है, अब इसमें ट्राइथायोनिक भी हो सकता है, ट्राइथायोनिक भी हो सकता है, पॉलीथायोनिक भी हो सकता है, ट्राइथायोनिक, टेट्राथायोनिक, पेंटाथायोनिक, इस तरीके से आपके बहुत ज्यादा हो जाएंगे। मेनली आप लोगों को सीखना है ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर पर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था बच्चों, मैच द कॉलम। ध्यान रखना, जेईई मेंस में मैच द कॉलम का क्वेश्चन आया था ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड। नाम दिया गया था, ऑक्सीडेशन नंबर था, नाम दिया गया था, ऑक्सीडेशन नंबर था। इसलिए नाम अगर ध्यान रहेगा और आपको स्ट्रक्चर याद रहेगा तो ही आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। तो इस पर थोड़ा सा फोकस करो अच्छे से बच्चों, अच्छे से इस पर फोकस करो। अब देखते हैं यहाँ पर पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ये आपको मैं ऑर्गेनिक में भी काम में लूंगा, पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसलिए आप लोग अभी से फोकस करो। तो 3 3 6 7 पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है बच्चों? यहां पर समझना, यहां पर आपके H2SO5 होता है। क्या होता है? H2SO5 होता है। अब देखो यहां पर मेरा OH है, यहां पर ऐसे डबल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड OH। अब देखो पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, अब देखो यहां पर क्या होगा बच्चों? यहां पर आपका पेरोक्सो मोनो वर्ड का मतलब क्या है? पेरोक्सो मोनो वर्ड का मतलब आप लोगों का क्या होगा बच्चों, समझना ना। पेरोक्सो मोनो वर्ड का मतलब होगा आपका यहां पर एक सिंगल पेरोक्साइड लिंकेज। क्या होगा? सिंगल पेरोक्साइड लिंकेज। एक क्या होगा बच्चों? पेरोक्साइड लिंकेज इसके अंदर प्रेजेंट होगा, सिंगल पेरोक्साइड लिंकेज इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो आप लोग देख सकते हो यहां पर ये कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है बच्चों? यहां पर आपका पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, यहां पर आपका क्या प्रेजेंट है बच्चों? पेरोक्साइड लिंकेज आपका प्रेजेंट है। अब यहां पर आपका अगर पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है तो यहां पर क्या हो जाएगा? -1, ये +1, ये 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 -1 और ये +1। टोटल कितना ऑक्सीडेशन नंबर आया बच्चों? यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +6 आया। और ध्यान रखो स्पेशल पॉइंट, इसका नाम होता है कारोज एसिड। क्या नाम होता है इसका? कारोज एसिड। ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल पॉइंट है बच्चों, थोड़ा सा इस पे फोकस करो। 7th, ठीक है। 7th के बाद आपका आता है बच्चों यहाँ पर 8th आता है बच्चों। 8th काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8th भी आपका कहाँ यूज होता है बच्चों? 8th भी आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं यूज करूंगा और वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले एक और ध्यान रख लेते हैं यहाँ पर पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। एक और मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद में अच्छा वाला बताऊंगा इंपॉर्टेंट। पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा कि 2 सल्फ्यूरिक एसिड में पेरोक्साइड लिंकेज, 2 सल्फ्यूरिक एसिड में आपका पेरोक्साइड लिंकेज। जो लाइन बोल रहा हूं वही लाइन अगर आपने याद कर ली तो आप लोगों को आ जाएगा। देखो 2 सल्फ्यूरिक एसिड आपस में जुड़े और क्या हुआ? इसमें पेरोक्साइड लिंकेज। पेरोक्सो आते ही मतलब पेरोक्साइड लिंकेज। तो यहां पर क्या होगा बच्चों? यहां पर आपका पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। ये बात ध्यान रखो, यहां पर आपका क्या लिंकेज प्रेजेंट है बच्चों?
पेरोक्साइड लिंकेज आपका प्रेजेंट है। अब इसके ऊपर -1 तो इसके ऊपर क्या आएगा +1, इसके ऊपर -1 इसके ऊपर 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 +1, इसके ऊपर माइनस इसके ऊपर +1। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया 6। अब ये आपका होमवर्क है कि आप मुझे बना के बताओगे, दिस इज योर होमवर्क। तो यहां पर आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, ये आपका होमवर्क है। एक बार करो आप लोग, आप लोगों को आने लग जाएगा, ठीक है। 8th के बाद हमारा एक और आता है बच्चों 9th में आप लोगों को बताता हूं। यहां पर 9th हमारा है बच्चों, यहां पर समझना 9th हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9th वाला हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं उसको, ठीक है। अब देख लेते हैं 9th वाला मैं आपको बताता हूं बच्चों। यहां पर 9th हमारा है बच्चों पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब मैंने लास्ट लेक्चर में वो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में बताया था पायरो। आप लोग कैसे बताओगे बच्चों पायरो? आप लोग ऐसे बनाओगे, अगर मैंने 2 सल्फ्यूरिक एसिड को जोड़ा, डिफ्यूज किया, डिफ्यूज करने पर H2O मॉलिक्यूल का लॉस होगा तो हमारा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बनता है। देखो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड हमारा कैसे बनता है बच्चों, H2S2O7। इसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, ओलियम भी होता है। इसका दूसरा नाम भी हमारा क्या होता है बच्चों, ओलियम भी होता है। अब देखो 2 सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने डिफ्यूज किया, क्या किया बच्चों, 2 सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने डिफ्यूज किया और पायरो में क्या होता है, 2 आपके एक एसिड को जोड़ के अगर एक आपका H2O मॉलिक्यूल का लॉस करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों आपका पायरो। ऐसा कुछ मैंने बताया था नाइट्रोजन में। आप लोग एक बार देखो ध्यान से और चैप्टर को नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से कंपेयर कर करके पढ़ो, नाइट्रोजन फैमिली से इसको कंपेयर कर करके पढ़ो। जितना आप लोग नाइट्रोजन फैमिली से कंपेयर कर करके पढ़ोगे उतना आप लोगों को समझ में आएगा। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को मैंने हटा दिया। जब मैंने यहाँ पर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हटा दिया, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इसका मतलब आपका ये पायरो बन जाएगा। अब आपका परोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या था, 2 ऑक्सीजन था, ठीक है। परोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड में 1 सल्फ्यूरिक एसिड में पेरोक्साइड लिंकेज था। बस इतना ध्यान रखो, यहां पर किसी भी टाइप का आपका पेरोक्साइड लिंकेज नहीं होगा। इसके ऊपर आपका +1 -1 +1 यहाँ -1 यहाँ +1 यहाँ -1 यहाँ +1 यहाँ -1 यहाँ +1, ठीक है। दो इस बॉन्ड की वजह से हो गया, इस बॉन्ड की यहाँ +1। इस पर टोटल कितना आ जाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो जाएगा +6। इसका आप लोगों को निकालना है, फाइंड आउट करना है आप लोगों को और मुझे होमवर्क भेजना है। तो ये तो थे हमारे कुछ क्या बच्चों, कुछ हमारे ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर जो कि हमारे सिलेबस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखना है बच्चों, सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जेईई मेंस में मैच द कॉलम में आपको दे सकता है। आप लोग प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। आप लोग इतना ही करो, आप लोग कोई और काम मत करो, ज्यादा से ज्यादा मोर देन मोर आप लोग इसका प्रैक्टिस करो, आप लोगों को अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, अब देखो मैंने आपको ऑक्सी एसिड और सल्फर बता दिया। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका H2SO4। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कौन सा बच्चों, H2SO4। तो मैं आप लोगों को अब H2SO4 के बारे में बता देता हूं बच्चों। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका H2SO4। देखो यहां पर इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर क्या है बच्चों, H2SO4। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल। इसी का नाम होता है हमारा किंग ऑफ केमिकल, समझना, किंग ऑफ केमिकल। इसी का नाम हमारा क्या होता है बच्चों, किंग ऑफ केमिकल। इसका नाम हमारा क्या होता है, किंग ऑफ केमिकल। इस बात को ध्यान रखो। अब देखो H2SO4 के बारे में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, आप लोग भी जानते हो। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन मेथड। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रिपरेशन मेथड। तो इसका प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं बच्चों। प्रिपरेशन मेथड ऑफ H2SO4। अब देखो H2SO4 का हम प्रिपरेशन मेथड, हम H2SO4 को प्रिपेयर कैसे करेंगे, समझना, बात को ध्यान से समझना। बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर मैंने S8 पहला प्रिपरेशन मेथड, S8 फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड, S8 को अगर मैंने किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
अब देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था HNO3। HNO3 अगर जब भी आपका नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो एक एसिड बनाता है, बताया था, याद आया? तो उसी तरीके से यहां पर मैं HNO3 भी ले सकता हूं, O3 भी ले सकता हूं और H2O2, ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने लिए। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, अपने आप को एक एसिड में कन्वर्ट करेगा, मतलब ये आपका H2SO4 बना लेगा। अगर HNO3 हुआ तो कौन सी गैस निकलेगी, if HNO3, अगर आपका HNO3 हुआ तो आपका NO2 गैस निकलेगा। इफ अगर आपका O3 हुआ तो O2 गैस निकलेगा। इफ अगर आपका H2O2 हुआ तो भी आपको कौन सी गैस निकलेगी, O2 गैस। तो इस बात को ध्यान रखो कि किस तरीके से मैंने रिएक्शन करवाई है। अगर आपका HNO3 हुआ तो NO2 गैस निकलेगी, अगर आपका O3 हुआ तो भी आपका O2 गैस निकलेगा। इफ अगर H2O2 हुआ, पेरोक्साइड हुआ तो भी आपका O2 गैस निकलेगा। तो इस चीज को ध्यान रखो। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका यहां पर जो HNO3 लेंगे वो केवल और केवल कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे, डाइल्यूट HNO3 हम ले नहीं सकते, इस बात को ध्यान रखो। अगर मैंने नॉन मेटल की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कराते तो बच्चों वहां पर NO2 गैस निकलती है और आपका नॉन मेटल का एक ऑक्साइड बन जाता है। ऐसा मैंने आपको HNO3 में बताया था। HNO3 की केमिकल प्रॉपर्टी में वही केमिकल प्रॉपर्टी का यूज आपका यहां पर हुआ है, वही केमिकल प्रॉपर्टी का यूज आपका यहां पर हुआ है। तो इस तरीके से हम यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने यहां पर रिएक्शन को प्रोग्रेस करवाया है, ठीक है। अब देखो सेकंड मेथड है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बच्चों, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। अब आप लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में समझ सकते हो, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में आप लोग समझ सकते हो। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का स्टेप वन, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होता है बच्चों कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपका। स्टेप वन आपका कहां क्या होगा बच्चों, एसिड की रिएक्शन जब मैं O2 के साथ कराऊंगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, SO2 बनेगा। क्या बनेगा आप लोगों का, SO2 बनेगा। बच्चों रिएक्शन को मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूं, आप लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हुए चलना, या फिर बैलेंसिंग हम समझ सकते हैं लेकिन हम इसको समझ नहीं सकते। अब SO2 के बारे में मैंने क्या बताया था, पंजेंट स्मेल होता है, बताया था ना यहाँ पर पहले ही, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो, पंजेंट स्मेल होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी मैंने SO2 की बताई थी। SO2 का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो H2SO3 बनता है, ये सब मैंने आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। तो इसका स्मेल क्या होता है बच्चों, पंजेंट स्मेल होता है, ठीक है। अब स्टेप टू आपका कहां होता है बच्चों, कॉन्टैक्ट चैम्बर में। कहां होता है स्टेप टू आप लोगों का बच्चों, यहां पर कॉन्टैक्ट चैम्बर में। स्टेप टू आप लोगों का यहां पर होता है बच्चों कॉन्टैक्ट चैम्बर में। तो मैं बता देता हूं, स्टेप टू आपका होगा कॉन्टैक्ट चैम्बर में। कॉन्टैक्ट चैम्बर में आपका होता है बच्चों स्टेप टू। अब कॉन्टैक्ट चैम्बर का मतलब क्या समझ में आया बच्चों, कॉन्टैक्ट चैम्बर का मतलब आप लोगों को क्या समझ में आया, बात को ध्यान से समझना। यहां पर जो SO2 की रिएक्शन है वो अगर मैंने O2 के साथ कराई इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड तो आपका क्या बनेगा, SO3 बनेगा। दिस इज द इक्विलिब्रियम रिएक्शन, दिस इज द इक्विलिब्रियम रिएक्शन। ये एक टाइप का आपका इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। यहां पर आपका देखो पुराने टाइम में, मतलब पुराने टाइम में हम क्या यूज करते थे, ये हम है ना ओल्ड टाइम में हम इसको यूज करते थे। लेकिन ये क्या होता है, प्लेटिनम हमारा क्या होता है बच्चों, कॉस्टली भी होता है और कुछ टाइम बाद खराब आपका हो जाता है। और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड आपका क्या होता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड आपका मतलब उतना कॉस्टली नहीं होता और इसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होता है और इसका सरफेस एरिया कम होता है। एक्चुअली ये आपका सरफेस केमिस्ट्री का फिनोमिना है। यही आपका क्वेश्चन आपका आएगा डी ब्लॉक में, वहां भी बताऊंगा। सरफेस केमिस्ट्री का फिनोमिना है, वो भी मैं आप लोगों को वहीं पर बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इस चीज को अभी जान लो कि आपका प्लेटिनम बेस्ट कैटलिस्ट कौन सा होगा, बेस्ट कैटलिस्ट आपका कौन सा होगा बच्चों, यहां पर आपका वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होगा एज कंपेयर टू प्लेटिनम के कंपेयर में आपका कौन सा अच्छा कैटलिस्ट होगा बच्चों, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, क्योंकि ये आपका कॉस्टली होता है। यहां से हम लोग सिंपली बोल सकते हैं ये आपका क्या होता है बच्चों, कॉस्टली भी होता है, ठीक है। कॉस्टली होने की वजह से हम इसका यूज नहीं कर सकते। और ये रिएक्शन आपकी क्या होती है, हाईली एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन, इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ SO3 अगर मुझे करना है तो डेल्टा H को क्या करना पड़ेगा, बोलो। अगर मुझे मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ SO3 करना है तो डेल्टा H मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, अगर डेल्टा H नेगेटिव है, डेल्टा H अगर आपका नेगेटिव है तो सबसे पहले निकालो ये गैस, ये गैस,
अब डेल्टा एनजी निकालो। डेल्टा एनजी क्या होता है बच्चों? गैसियस प्रोडक्ट इन गैसियस प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये आपका होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। अब इस बात को ध्यान से समझो कि अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट, तो यहाँ पर गैसेस प्रोडक्ट कितना है? 1 है, और यहाँ पर आपका गैसेस प्रोडक्ट कितना है? 2 है। तो 1 - 2 मतलब डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव। और अगर डेल्टा एनजी की वैल्यू नेगेटिव आ गई और डेल्टा एच भी नेगेटिव है, इसका मतलब वो मैक्सिमम क्या होगा? हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। मतलब ये रिएक्शन आपकी कहाँ चलेगी बच्चों? हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे। ठीक है, लो टेम्परेचर पे। अब थर्ड प्रोसेस हमारा क्या है? थर्ड प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। थर्ड प्रोसेस हमारा होता है एड्सॉर्प्शन चेंबर में। एड्सॉर्प्शन चेंबर में किसमें होता है? एड्सॉर्प्शन चेंबर में। कैसे होता है बच्चों थर्ड प्रोसेस? समझाता हूं मैं आप लोगों को। अब देखो यहां पर डायरेक्टली हम SO3 को डायरेक्टली H2SO4 में, डायरेक्टली हम SO2 को हम H2O में नहीं डाल सकते। देखो SO2 को अगर मैंने H2O में, SO3 को अगर मैंने H2O में डाला तो आप लोग समझ पा लोगे दिस इज अ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। यहां पर आपका +6 है तो +6 वाला आपका एसिड बना देगा। बना दिया, सही बात है, ये प्रोडक्ट तो सही है, लेकिन ये रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन आपका क्या है बच्चों? बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक है। और बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक अगर रिएक्शन है तो क्या होगा? जैसे ही आपका रिएक्शन होगा, जिस चैम्बर में आपका रिएक्शन होगा वहां पर वो हाई आपकी हीट है ना डेवलप होगी। अगर हाई अमाउंट में हीट आपकी डेवलप हुई तो आपका वेसल क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा। वेसल आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ब्लास्ट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर SO3 का अगर H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो H2SO4 बनता है, लेकिन हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। दिस रिएक्शन इज अ हाईली एक्सोथर्मिक। ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से हम डायरेक्टली वी कैन नॉट do this process डायरेक्टली। हम इस प्रोसेस को डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ नया हमको लगाना पड़ेगा कंसेप्ट। अब क्या होगा कि मैं क्या करूंगा इसकी जगह, दिस इज अ रिप्लेसमेंट। अब इसका रिप्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा है समझना। अगर मैंने SO3 की रिएक्शन सबसे पहले H2SO4 के साथ करा दी तो यहां पर बनेगा आपका H2S2O7। अभी अभी मैंने ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर में बताया था H2S2O7। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं इसको, आप जाके देखो फिर से पीछे एक बार नोटबुक में रखो। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी बोलेंगे, और इसका नाम क्या होगा? ओलियम भी बोलेंगे, और इसको क्या बोलते हैं? फ्यूमिंग H2SO4। क्या बोलते हैं? फ्यूमिंग H2SO4। अब बात समझना, ये तीनों इसके नाम होते हैं। अब क्या होगा? हमने इसको बना लिया। देन फर्दर अगर मैं इसको, अब देखो H2S2O7 आपका पायरोसल्फ्यूरिक एसिड कहां से मिलता है? दो सल्फ्यूरिक एसिड को डिफ्यूज करके H2O मॉलिक्यूल को लॉस करके। अगर मैं अब उल्टा करूं, अगर मैंने इसमें क्या मिला दिया बच्चों? H2O मिला दिया। क्या मिला दिया? यहां पर मैंने H2O मिला दिया। H2O मिलाते मुझे क्या मिल जाएगा? 2 मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, तो यहां पर इस प्रोसेस से वो ऐसा होगा कि यहां से मुझे 1 मोल ऑफ H2SO4 मिलेगा, लेकिन ऐसा करने से मुझे 2 मोल ऑफ H2SO4 मिल जाएगा और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी नहीं होगी। तो यहां पर 2 मोल ऑफ H2SO4 मिल जाएगा। 1 मोल तो हम निकाल लेंगे, 1 मोल का फिर हम यहां रिसाइकल कर करके यूज कर सकते हैं। 1 मोल का हम यहाँ रिसाइकलिंग कर करके यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर H2SO4 का प्रिपरेशन होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एज जेई पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों को मैकेनिज्म अच्छे से समझना है। इस प्रोसेस को हम डायरेक्टली नहीं करा सकते। SO3 का H2O के साथ रिएक्शन कराते तो H2SO4 बनता है, करेक्ट है, आप लोगों की बात करेक्ट है। बट इस प्रोसेस को हम डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका मतलब आपका कंटेनर क्या हो जाएगा बच्चों? ब्लास्ट आपका हो जाएगा। अगला जो प्रोसेस है बच्चों, अगला जो प्रिपरेशन मेथड है वो आपका लीड चेंबर में होता है। कहां होता है बच्चों? थर्ड जो आपका प्रिपरेशन मेथड है बच्चों वो आपका किसमें बच्चों? लीड चेंबर। अब लीड चेंबर प्रोसेस में क्या होता है समझना, आप लोग समझ जाओगे।
ये ज्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से, लेकिन हम लोगों को सिलेबस में कॉन्टैक्ट प्रोसेस है सबसे ज्यादा लीड चैम्बर प्रोसेस। थोड़ा सा अगर आप लोग समझोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लीड चैम्बर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, SO2 की रिएक्शन NO2 के साथ कराते हैं। तो NO2 के साथ कराने पर SO3 बन जाता है और NO बन जाता है। अब आप लोगों को, जब आप लोगों को SO3 मतलब आप लोगों को टारगेट इंटरमीडिएट बन चुका है, आपका टारगेट बन चुका है, तो अगर मैं अब इसके बाद मेरे पास दो है, एक A है और एक मेरे पास B है। जेई में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे A B करके, एक A है और एक B है। अब मैं A के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो अगर मैंने SO3 की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाया तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, H2S2O7 बन जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस कराया तो आपका क्या बन जाएगा, 2 मोल ऑफ H2SO4 आपका बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं B की बात करूं तो B में क्या होगा, NO की रिएक्शन जब मैंने NO की, यहां पर आपका NO बन जाएगा। ठीक है, NO बनेगा, यहां पर आपका NO बन जाएगा। ठीक है, यहां पर मैंने क्या बना लिया बच्चों, NO बना लिया। अब देखो NO की रिएक्शन जब मैं O2 के साथ कराऊंगा तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, NO2 भी मिल जाएगा। ठीक है, अब NO2 की रिएक्शन जब मैंने H2O के साथ कराऊंगा तो यहां पर मेरा क्या बन जाएगा बच्चों, 2 आपके HNO3 भी मिल जाएगा और आपका HNO2 बन जाएगा। ऐसा भी सोच सकते हैं। ठीक है, या फिर यहां पर आपका HNO3 के साथ वाटर मॉलिक्यूल होगा जो कि आपका एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाएगा। ये मैंने किस में पढ़ाया था बच्चों, ये मैंने आपको नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ाया था। तो यहां से दो फायदे, यहां से मैं HNO3 भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं और H2SO4 भी, यहां से दो फायदे। दिस इज अ कॉल्ड व्हाट, लीड चैम्बर प्रोसेस। इसको हम क्या बोलेंगे, लीड चैम्बर प्रोसेस बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे, लीड चैम्बर प्रोसेस। इसका नाम आप जानते हो, इसका नाम आप जानते हो, इसका नाम आप जानते हो, अब आप सबका नाम जानते हो। इतनी बार आ चुका है कि अब आपको नाम याद हो गए होंगे। आई होप सो कि अब आपको नाम याद हो गए होंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों यहां पर नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड, फोर्थ प्रिपरेशन मेथड। और फोर्थ प्रिपरेशन मेथड को थोड़ा सा अच्छे से याद रखना बच्चों, ये आपके आ जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑर्गेनिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं फोर्थ प्रोसेस हमारा है बच्चों Br2H2O। ठीक है, Br2H2O। अब यहां पर Br2H2O के साथ क्या होगा बच्चों, यहां पर HOBr बनेगा और यहां पर HBr बनेगा। इसी तरीके से Cl2 और H2O की रिएक्शन कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, HOCl बनेगा और HCl बनेगा। ये रिएक्शन मैं हैलोजन फैमिली में बताने वाला हूं, हैलोजन फैमिली में मैं आपको बताने वाला हूं ये रिएक्शन, थोड़ा समझना। ठीक है, अब हम समझते हैं यहां पर HOBr क्या होता है। HOBr आपका खुद में क्या होता है बच्चों, एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HOBr आपका खुद में, HOBr और HOCl आपका क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ध्यान देना बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ऑर्गेनिक में काफी काम आता है। ये वाला जो पार्ट है ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी काम आता है। तो मैं वहां पर भी पूछूंगा आप लोगों से, वहां पर भी पूछूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी ज्यादा ये यूज आता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हर साल यही क्वेश्चन को पूछता है। तो यही से चीजों को ध्यान रखो। यहाँ पर HOBr बनेगा, यहाँ पर HOCl बनेगा। दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं बच्चों, खुद में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। दोनों के दोनों खुद में आपके क्या होते हैं बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो जी, ये क्या करेंगे, SO2 को HOBr भी क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा और SO2 को HOCl भी आपका ऑक्सीडाइज करेगा। अब ऑक्सीडाइज करने पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी ये आपका H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब आप लोगों का क्या ऑप्टेन हो जाएगा बच्चों। अब देखो ना, यहाँ पर ये आपका +4 का है और इसने +6 का बनाया, ये +4 का है, ये आपका +6 का बनाया, तो ऑक्सीडाइज हुआ और ये खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर Cl के ऊपर प्लस चार्ज है, Cl के ऊपर कौन सा चार्ज है बच्चों, प्लस चार्ज है। तो Cl अपने आप को किस में कन्वर्ट करेगा, खुद को रिड्यूस करने के लिए माइनस में, तो HBr बना लेगा और यहाँ पर क्या बना लेगा, HCl -1 और यहाँ पर +1 है, यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। तो इस तरीके से ये आपका रिएक्शन आपका प्रोग्रेस होगा। काफी इजी रिएक्शन है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आता है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। खुद में एक टाइप का क्या होता है बच्चों, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड ऑफ H2SO4 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 4 टाइप के
सबसे पहला आपका प्रिपरेशन मेथड क्या है बच्चों? सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड आपका ऑक्सीडाइजिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब HNO3 O3 और H2O2 को लेकर है। दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस है। तीसरा आपका लीड चेंबर है और फोर्थ आपका HOBr और HOCl के प्रेजेंस में। तो ये चारों आप लोगों को एक बार ध्यान रखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4। तो हमारी प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4 हमारा क्या होगा बच्चों? देख लेते हैं एक एक करके, देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। तो H2SO4 की प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, समझ लेते हैं। सबसे पहला, इट इज अ विस्कस लिक्विड। विस्कस लिक्विड। अब किसी भी चीज की विस्कोसिटी डिफाइन करनी है तो क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब ये आपका विस्कस इसमें विस्कस लिक्विड होगा। विस्कस क्या होता है? विस्कोसिटी क्या होता है बच्चों? मैंने फ्लो कर रहा हूं, फ्लो में जो अपोज होता है दैट इज कॉल्ड विस्कस। मतलब जैसे आपका मैं आपको बोलूंगा कि आपके हनी है, हनी एंड एक आपका वाटर है, फ्लो करा रहा हूं तो आपका वाटर ज्यादा फ्लो कर रहा है और हनी आपका लेस फ्लो कर रहा है, मतलब उसमें पीछे की ओर आने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब उसके अंदर जो मॉलिक्यूल है वो अच्छे से बाउंडेड है वो, ठीक है। तो इसका मतलब उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, वो उतना ज्यादा फ्लो नहीं कर सकता। अपोजिशन इन फ्लो दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। मतलब अगर मैं बोलूं कि यहां पर विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी टर्म को मैं अगर बोलना चाहूं तो रेजिस्टेंस इन फ्लो। विस्कोसिटी आपका क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस इन फ्लो, मतलब फ्लो में रुकावट। रेजिस्टेंस इन फ्लो आप थोड़ा हनी के एग्जांपल को ध्यान से समझो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। रेजिस्टेंस इन फ्लो मतलब आपका विस्कोसिटी होगा। अब रेजिस्टेंस कैसे होगा फ्लो में? या तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा हो, ठीक है, आप लोगों को समझना। रेजिस्टेंस कैसे ज्यादा होगा? रेजिस्टेंस आपका ज्यादा कैसे होगा? रेजिस्टेंस इन फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। अब बात समझना यहां पर कि यहां पर जो HO में SO4 का स्ट्रक्चर बना लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। OH यहां पर इसको ऐसे कर देता हूं। अब देखो ये आपका कैसे कनेक्टेड होगा समझना। OH यहां पर आपका OH और यहां पर आपका डबल बॉन्ड हो। अब देखो ये वाला आपका इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए इस पर पार्शियल प्लस चाहिए और इस पर लोन पेयर। देखो ये आपका यहां पर कौन सा बॉन्ड बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। यहां पर भी इस पर लोन पेयर है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको लोन पेयर देगा तो यहां पर भी आपका क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते ही इसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग intermolecular attraction force is so high, intermolecular attraction force is so high, intermolecular attraction force is so high, मतलब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स आपका ज्यादा हो जाएगा एंड रेजिस्टेंस इन फ्लो इज डेवलप एंड रेजिस्टेंस इन फ्लो इज डेवलप इन हाईली अमाउंट एंड रेजिस्टेंस इन फ्लो इज डेवलप इन हाईली अमाउंट। तो अब समझ में आ गया होगा हाईली अमाउंट, तो इसीलिए ये आपका क्या होता है बच्चों? विस्कस होता है। ये आपका क्या होता है बच्चों? आपका विस्कस इन नेचर होता है। ये आपका लिक्विड होता है, विस्कस लिक्विड होता है। बात क्लियर है? मैंने आप लोगों को इसका अच्छे से एग्जांपल बता दिया है। अब ये फ्रीज होता है 285 पे और बॉयल होता है 620। तो अगर मैं बोलना चाहूँ इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों 285 और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 611 शायद, देख लेना एक बार, चेक कर लेना बच्चों एनसीईआरटी में। ये वाला 611 केल्विन ये आपका टेम्परेचर है, ये आपका टेम्परेचर है। इतने टेम्परेचर पे मेल्ट होता है और उतने टेम्परेचर पे आपका बॉयल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का प्रेजेंस भी मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा थर्ड, डाइल्यूशन ऑफ H2SO4। डाइल्यूशन ऑफ H2SO4। अब H2SO4 को हम कैसे डाइल्यूट करते हैं समझना। H2SO4 को डाइल्यूट कैसे करेंगे समझने की बात है। मेरे पास यहां पर H2SO4 पड़ा है, मेरे पास यहां पर H2SO4 पड़ा है।
H2SO4 में हम स्लाइटली धीरे धीरे हम क्या करेंगे, वाटर डालेंगे। और एक में ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर H2SO4 पड़ा है और यहाँ पर H2O पड़ा है और इसमें H2SO4 डाल रहे हैं, कौन सा वाला ज्यादा सही है, दिस वन या दिस वन। अब देखो H2SO4 पहले से, अगर इसमें मैंने वाटर डाला, वाटर डालते यहाँ पर क्या होगा बच्चों, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्या होगी बच्चों, यहाँ पर आपके हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पर आपका होगा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जब यहाँ पर आपका हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो यहाँ पर हायर अमाउंट में हीट रिलीज होगी। यहाँ पर क्या होगी बच्चों, हायर अमाउंट में हीट रिलीज होगी। यहाँ पर आपके हायर अमाउंट में हीट रिलीज होगी, हायर अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज, हीट विल रिलीज, हायर अमाउंट में हीट आपकी रिलीज होगी। जब आपका हायर अमाउंट में हीट रिलीज होगा तो ये कंटेनर आपका फट जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों कि H2O में हम ड्रॉप वाइज ड्रॉप, हम क्या करेंगे यहाँ पर ड्रॉप वाइज ड्रॉप, जब मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप जब मैं इसके अंदर क्या डालूंगा, H2SO4 डालूंगा, तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर इट इज ओके, ये तरीका आपका सही है, ये तरीका आपका सही है डाइल्यूट करने का, ये वाला तरीका आपका सही है, ये वाला तरीका आपका डाइल्यूट करने का गलत है। ध्यान रखना, H2SO4 को जब भी डाइल्यूट करते हैं तो वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप हम H2SO4 डालते हैं। यहाँ पर पहले से ज्यादा H2SO4 था, तुरंत अगर एक ड्रॉप डाला तो तुरंत हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती, लेकिन यहाँ पर पहले से वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर वाटर का अमाउंट पहले से ज्यादा है। ये बात आप लोग ध्यान रखो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा। ये क्लास 9th में भी आता है और क्लास 10th में भी है ये लाइन, ठीक है। अब हम समझते हैं बच्चों इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी क्या क्या होगी उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो समझते हैं धीरे धीरे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो देख लेते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4, तो यहाँ पर देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। तो H2SO4 की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहला ध्यान रखना है H2SO4 आपका एक टाइप का क्या होता है बच्चों, एसिड होता है। H2SO4 आपका एक टाइप का क्या होता है बच्चों, एसिड होता है। उस पॉइंट को मैं आप लोगों को बताता हूँ, धीरे धीरे समझने का प्रयास करना। H2SO4 आपका एक टाइप का एसिड होता है जी, जैसे मैंने H2SO4 है, H2SO4 को मैंने गर्म किया, नहीं H2SO4 आपका पहले तो H+ और HSO4 माइनस। अब यहाँ पर HSO4 माइनस आपका फिर से आपका क्या देगा बच्चों, H+ देगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा SO4 2 माइनस। अब देखो ये भी आपका इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन यहाँ पर स्लाइटली लेस होता है, समझना। यहाँ पर एरो मैंने छोटा बनाया और ये वाले एरो मैंने बड़ा बनाया है, इसका रीजन कुछ ना कुछ होगा। अब देखो ये आगे जाएगा, मतलब ये H+ देने की टेंडेंसी, अब समझो ना H2SO4 जब आगे जा रहा है तो H+ देने की टेंडेंसी बढ़ रही है। जब H+ देने की टेंडेंसी बढ़ेगी तो K1 acid dissociation constant 1, acid dissociation constant 2, that is called acid dissociation constant 1, acid dissociation constant 1, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट 2, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट 2। अब देखो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसको 2। अब बताओ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, यहाँ पर एसिड ज्यादा दे रहा है तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 आपका वेरी 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 लार्जर देन Ka2, ठीक है। इसीलिए हम इस रिएक्शन को कंप्लीटली फॉरवर्ड मान लेते हैं। समझ में आया। यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर आपका क्या होगा बच्चों, एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका बहुत ही ज्यादा वैल्यू होगी, तो इसीलिए Ka1 की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है Ka2 से, ठीक है। इसका क्यों होता है ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा एसिड बेस में, ये बात आप लोग ध्यान रखो। एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल नहीं, या पहली केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो एसिड डिसोसिएशन, अब देखो यहाँ पर ये क्या बना रहा है, यहाँ पर ये आपका बाइसल्फेट भी बना रहा है, ये आपका बाइसल्फेट आयन है, ये आपका बाइसल्फेट आयन है, और ये क्या है बच्चों, ये आपका सल्फेट आयन, ठीक है, सल्फेट आयन। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, इट कैन फॉर्म बाइसल्फेट
बाइसल्फेट एज वेल एज सल्फेट। ये आपका बाइसल्फेट भी बना सकता है और साथ साथ आपका क्या बना सकता है बच्चों, ये आपका सल्फेट भी बना सकता है। ये आपका बाइसल्फेट भी बना सकता है और साथ साथ आपका क्या बना सकता है बच्चों, यहाँ पर ये सल्फेट भी आपका बना सकता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। अब देखो रिएक्शन विद मेटल, सेकेंड रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ किस तरीके से रिएक्शन करेगा आप लोग जानते हो। जनरली मेटल अगर आपका एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, ठीक है ना। मेटल व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, मेटल व्हेन रिएक्ट विद H2SO4 देन इट रिलीज व्हाट, हाइड्रोजन गैस। मेटल जब भी आपका एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। अब पॉइंट आप समझते हैं बच्चों, इसका एग्जांपल समझते हैं। Zn की रिएक्शन अगर मैंने H2SO4 के साथ करा दिया तो यहां पर क्या होगा, H2 गैस रिलीज होगा और साथ में आपका ZnSO4 बनेगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है। लेकिन क्या होता है कि जो बाइसल्फेट होता है फर्स्ट ए फैमिली, फर्स्ट ए फैमिली मतलब अल्कली ग्रुप, अल्कली ग्रुप, अल्कली ग्रुप का मतलब क्या होगा बच्चों समझना। अल्कली ग्रुप में कौन कौन होगा, लीन आके रब से फरियाद, लीन आके रब से फरियाद। अब बात समझना बच्चों, यहां पर लिथियम को छोड़कर all have a tendency, all are having tendency to form बाइसल्फेट। सारे के सब के पास आपका टेंडेंसी होता है बाइसल्फेट बनाने का एंड सल्फेट, क्योंकि इसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि इसके बाइसल्फेट की थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। रीजन क्या है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ बाइसल्फेट इज सो हाई, thermal stability of bisulfate is high। ठीक है, बाइसल्फेट के आप लोगों की यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो अब हम समझते बच्चों कैसे करेंगे, समझ लेते हैं इसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से, काफी इजी है। केमिकल प्रॉपर्टी चल रहा है आप लोगों का। अगर मैं इस रिएक्शन को दिखाना चाहूंगा तो कैसे दिखाऊंगा बच्चों, समझना। अगर Na की रिएक्शन अगर मैंने H2SO4 के साथ करा दिया तो यहां पर क्या बन जाएगा, H2 गैस तो रिलीज होगा, साथ में आपका NaHSO4 बन जाएगा पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में Na की रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ कराएंगे तो आपका H2 गैस रिलीज होगा और साथ में Na2SO4 भी बना सकता है। ये दोनों टाइप के रिएक्शन दिखाएगा, ये आपके दोनों टाइप के रिएक्शन दिखाएंगे, ये रिएक्शन 1, ये रिएक्शन 2। तो ये आपके दोनों टाइप के रिएक्शन आप लोगों को दिखाएगा। इस बात का अच्छे से ध्यान रखो, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा इजी है। देन आफ्टर अगर मैं बात करूं, अगर मेरा मेटल इफ मेटल इज नेटिव मेटल, नेटिव मेटल मतलब ठीक है, सुनो, नेटिव मेटल का मतलब होता है आपके अर्थ क्रस्ट में अकेले ही मिलेंगे, आपके अर्थ क्रस्ट में नेटिव स्टेट में मिलेंगे। ठीक है, मेटल विच इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, मेटल विच इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन मेटालिक फॉर्म, मतलब मेटालिक फॉर्म, नॉट कंबाइंड फॉर्म मतलब, और समझना आपके कंबाइंड फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपके मेटालिक फॉर्म में मिलेगा। मतलब AgO नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम चांस है कि ऑक्साइड मिले, कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होकर मिले मेटल आपको अकेला ही मिल जाएगा। कौन कौन से होंगे बच्चों यहाँ पर, Ag, At, Ag, Ap, Ag, Au, Pt, ये तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं, नेटिव मेटल। अगर इसकी रिएक्शन मैंने H2SO4 के साथ करा दी तो यहाँ आपका नो रिएक्शन अकर, यहां पर आपकी किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं होगी। तो ध्यान रखो, नेटिव मेटल के साथ कभी भी आपका H2SO4 रिएक्शन नहीं करता है। बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब देखो, ये तो था हमारे एसिडिक कैरेक्टर का रिएक्शन। ये जो पहले वाली रिएक्शन थी वो सारी की सारी कौन सी थी, एसिडिक कैरेक्टर की रिएक्शन। और एसिडिक कैरेक्टर कौन शो करता है बच्चों, डाइल्यूट H2SO4। एसिडिक कैरेक्टर कौन शो करता है बच्चों, आपका डाइल्यूट H2SO4। तो अब मैं आपको लिखा देता हूं बच्चों, यहां पर मैं लिखा देता हूं एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक रिएक्शन, एसिडिक कैरेक्टर मतलब सिंपल सा समझना, अगर वो एसिडिक रिएक्शन है इसका मतलब वो एसिडिक कैरेक्टर वाला है। ठीक है, तो एसिडिक कैरेक्टर
एसिडिक कैरेक्टर ऑफ H2SO4 can only shown by dilute H2SO4, मतलब केवल और केवल कौन दिखाएगा, डाइल्यूट H2SO4 दे दिखाएगा, ठीक है। लेकिन बट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर एंड reducing oxidizing character and dehydration capability, dehydration reaction will be shown by concentrated H2SO4। तो मतलब दो टाइप के H2SO4 है आपके पास। कितने टाइप के H2SO4 हो गए बच्चों, दो टाइप के H2SO4 हो गए। एक टाइप का है बच्चों आपका डाइल्यूट आपका क्या दिखाएगा, एसिडिक कैरेक्टर, और कॉन्सेंट्रेटेड आपका क्या दिखाएगा, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर और डिहाइड्रेशन रिएक्शन दिखाएगा, ठीक है। क्या दिखाएगा आपका, डिहाइड्रेशन रिएक्शन या फिर आपका ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ठीक है। अब हम समझते बच्चों इसमें आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आप लोगों को बता देता हूं। डिहाइड्रेशन विद H2 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, नॉट डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो आपका डिहाइड्रेशन कौन दिखाएगा बच्चों, यहां पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ H2SO4, ये आपका सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ H2SO4 का डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है बच्चों, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब समझना, अगर मेरे पास CuSO4.5H2 है, अगर इसकी रिएक्शन मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा दिया तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा। यहां पर आपका वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है आप लोगों को, अगर यहां पर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो ये वाटर मॉलिक्यूल को अपने पास बुला लेगा, डिहाइड्रेट कर देगा, CuSO4 सिंपल बना देगा, ठीक है। इफ अगर सेकंड ये रिएक्शन हम वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी हाई लेवल पे, तो इसको थोड़ा ध्यान रखो अभी बस। अल्कोहल को जब भी मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराऊंगा, किसके साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा बच्चों, आपका एल्कीन बन जाता है। क्या बन जाता है आपका, एल्कीन बन जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखो, क्या बन जाएगा आप लोगों का, एल्कीन। ये एक्चुअली कौन सी रिएक्शन होती है मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी बस आप लोग जान लो कि इस तरीके से होती है। दैट इज अ टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। अगर जब आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ लोगे तब आप कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो ऑर्गेनिक में आते वक्त मैं आपको बोलूंगा कि आप लोग प्री ब्लॉक का एक बार रिवाइज करो, ऑर्गेनिक पॉइंट को ध्यान से देखो, ऑर्गेनिक वाले पॉइंट्स को। अब देखो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर एक और पॉइंट समझना है। यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर केन शुगर, किसका, थर्ड केन शुगर की रिएक्शन, किसकी, केन शुगर की, तो यहां पर मैंने केन शुगर की रिएक्शन, केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, C12H22O11। केन शुगर की रिएक्शन अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा दी, किसके साथ करा दी, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका कार्बन, ब्लैक कलर का कार्बन बनेगा और आपका H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। इस बात का ध्यान रखो। अगर मैंने इसकी रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड के साथ करा दी, किसके साथ, ऑक्सैलिक एसिड के साथ, ऑक्सैलिक एसिड मतलब COOH, इसके साथ अगर मैंने रिएक्शन करा दी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, तो आपका क्या होगा बच्चों, समझना। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जब मैंने इसके साथ रिएक्शन करा दी तो आपका 1 मोल CO गैस निकलेगा, 1 मोल CO2 निकलेगा और 1 मोल H2O निकलेगा। अब बात को ध्यान से समझना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा पूछी जाने वाली रिएक्शन है बच्चों ये, क्योंकि इसमें दो टाइप की गैस निकल रही है एक साथ, यहाँ पर एक साथ CO2, CO और H2O, दो टाइप की गैस निकलती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखो। कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रिपरेशन में भी काम आएगा, आपको बताया गया है, इसको देख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों ये। अब हम देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर, ये तो मैंने डिहाइड्रेशन लिखा दिया। अब ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी भी होता है बच्चों इसका,
ये आपका ऑक्सीडाइज करने के भी काम आता है। अब देखो किस किस को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, H2SO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। थर्ड तो हो गया था, आप देख लेते फोर्थ यहां पर H2SO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H2SO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कैसे रिएक्शन दिखाएगा बच्चों, ये थोड़ा समझते हैं, बातों को थोड़ा लॉजिकली समझते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या होगा कि जब मैंने यहां पर देखो क्या होगा कि नॉन मेटल के रिएक्शन अगर मैंने H2SO4 के साथ करवा दिया कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये आपका इक एसिड बना लेगा और क्या करेगा बच्चों, इक एसिड या फिर नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, तो आपका क्या बना लेगा, एक एसिड बना लेगा और साथ में आपका SO2 गैस रिलीज कर देगा। कौन सी गैस आपको रिलीज कर देगा, SO2 गैस। देख लेते बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर कार्बन की रिएक्शन अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवा दिया तो यहां पर आपका क्या बनेगा बच्चों, इसका एक एसिड कौन सा होगा, H2CO3, दैट इज कॉल्ड कार्बोनिक एसिड, इसका नाम क्या होगा, कार्बोनिक एसिड, और साथ में आपका क्या निकल जाएगा बच्चों यहां पर SO2 गैस। काफी इजी है। अगर मैंने इसकी रिएक्शन NO के साथ करवा दी, NO2 के साथ करवा दी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, समझना बात, यहां पर आपका HNO3 बन जाएगा और साथ में आपका SO2 गैस निकल जाएगा, दैट इज द रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी आपका बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी आपका बिहेव करता है, ठीक है। अगर मैंने फास्फोरस की रिएक्शन अगर मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा दिया तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, H3PO4 भी बन जाएगा और साथ में आपका SO2 गैस निकल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आपके ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में भी यूज आता है बच्चों, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका एक और केमिकल प्रॉपर्टी। H2SO4 कैसा होता है बच्चों, H2SO4 आपका विस्कस लिक्विड होता है। अब ध्यान से समझना, हमेशा रिएक्शन आपके लो एंट्रोपी से हायर एंट्रोपी की ओर जाती है। हमेशा रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन आपका क्या होना चाहिए बच्चों, स्पॉन्टेनियस। अब रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, मतलब आपको लिक्विड से गैस की ओर जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपकी गैस की एंट्रोपी ज्यादा होती है। अगर एंट्रोपी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, एंट्रोपी बढ़ेगी इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। अगर एंट्रोपी बढ़ेगी तो आपका रिएक्शन क्या होगा बच्चों, स्पॉन्टेनियस होगा। ये तो आपको हो गया, ये तो काफी सिंपल है। अब क्या होता है बच्चों, इसका यूज समझो, नॉन वोलेटाइल आपका एसिड है, वो जब भी आपके इसमें मेटल सॉल्ट के साथ जब आपका रिएक्शन करेगा तो आपका वोलेटाइल एसिड बना लेगा और साथ में आपका क्या रिलीज कर देगा बच्चों, साथ में यहां पर आप लोगों का क्या रिलीज कर देगा बच्चों, मेटल सॉल्ट। कौन सा, मेटल सॉल्ट। अब ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तरीका ध्यान रखो, एंट्रोपी के टर्म में पूछेगा, आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा। तो कैसे करेंगे बच्चों, जितने भी आपके नॉन मेटल आपके हैं, नॉन वोलेटाइल एसिड कौन सा था, नॉन वोलेटाइल एसिड कौन सा था, जो लिक्विड में होता है, H2SO4 या फिर लेस वोलेटाइल बोल सकते हो, H2SO4 यहां पर लिख दिया H2SO4, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मैंने एक बार मेटल सॉल्ट मैंने ले लिया किसका, सबसे पहले मैं ले लेता हूं मेटल सॉल्ट, यहां पर NaCl का मेटल सॉल्ट मैंने ले लिया, तो NaCl आपका क्या होता है, HCl बनेगा, ठीक है। ये आपका वोलेटाइल होता है और क्या बना लेगा, Na2SO4। वोलेटाइल से एसिड का एग्जांपल ध्यान को, HCl। अब यहां पर इसकी रिएक्शन मैंने किसके साथ करा दी, एसिटिक सोडियम एसीटेट, इसका नाम क्या होगा, सोडियम एसीटेट। जब इसकी रिएक्शन मैंने सोडियम एसीटेट के साथ करा दिया तो क्या होगा बच्चों, ये तो आप सिंपल भी बोल सकते हो, वीक एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यहां से क्या बनेगा बच्चों, CH3COOH बन जाएगा और यहां पर आपका Na2SO4 बन जाएगा। अगर मैंने इसकी रिएक्शन CaF2 के साथ करवा दिया तो क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका HF बन जाएगा जो कि आपका वोलेटाइल होगा और CaSO4 बन जाएगा। अगर मैंने इसकी रिएक्शन KNO3 के साथ करवा दिया तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर
यहाँ पर HNO3 वोलेटाइल बन जाएगा और यहाँ पर K2SO4 बन जाएगा। इस तरीके से आपका रिएक्शन यहाँ पर फर्दर प्रोसीड भी हो सकता है। इस तरीके से आपका रिएक्शन यहाँ पर फर्दर प्रोसीड भी हो सकता है। अब देखो एक रिएक्शन में कर देता हूं यहाँ पर कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ। कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड आपका बन जाएगा और साथ में आपका क्या निकल जाएगा, CaSO4। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नॉन वोलेटाइल की रिएक्शन मेटल सॉल्ट के साथ कराएंगे तो वोलेटाइल एसिड आपका बन जाएगा। तो इसमें केमिकल प्रॉपर्टी में विस्कस होता है, ये बात ध्यान रखो। रिएक्शन विद मेटल मैंने आपको बताया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ध्यान रखो। डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ध्यान रखो। और वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल वाला, बस 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसका यूज देख लेते हैं, यूज ऑफ H2SO4। यूज ऑफ H2SO4 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख लेते हैं यूज ऑफ H2SO4। तो यूज ऑफ H2SO4 में हमारा आएगा कि पहला तो ये आपका यूज ऑफ H2SO4। H2SO4 का यूज कैसे होगा, पहला तो ये होगा फर्टिलाइजर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में होता है, फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में होगा इसका यूज। सेकंड इसका यूज किसमें होगा बच्चों, सेकंड इसका जो यूज होगा बच्चों वो आपके मेटलर्जी में आता है एज इलेक्ट्रोलाइट। मेटलर्जी में एज अ इलेक्ट्रोलाइट, एज अ इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी एज अ इलेक्ट्रोलाइट। मेटलर्जी में एज अ इलेक्ट्रोलाइट इसका यूज होता है। बात क्लियर है। अब इसके बाद थर्ड अगर मैं रिएक्शन लिखना चाहूं तो थर्ड रिएक्शन क्या होता है बच्चों, ये आपका लैब रिएजेंट होता है। बहुत सारे रिएक्शन में ये आपका रिएजेंट के फॉर्म में काम आता है। इन मैनी रिएक्शन इट विल बी यूज एज it is used as reagent, so it is called as king of chemical। इसको क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये लैब में काफी ज्यादा यूज आने वाला रिएजेंट है, ठीक है। थर्ड फोर्थ इसका यूज क्या होगा बच्चों, H2SO4 का आप लोग खुद सोच सकते हो। फर्टिलाइजर के फॉर्म में कैसे, अमोनियम सल्फेट बनाने में आप लोगों को डाउट आएगा, सुपर फॉस्फेट बनाने में, क्या बनाने में, सुपर फॉस्फेट बनाने में इसमें भी आपका यूज होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका इसमें यूज होता है, ठीक है। अब देखो फोर्थ आपका क्या होता है बच्चों, लेड स्टोरेज बैटरी में। किसमें बच्चों, लेड स्टोरेज बैटरी, जो कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो। लेड स्टोरेज बैटरी में, लेड स्टोरेज बैटरी में इसका यूज होगा, जो कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो। ध्यान रखना, इस साल जेईई में क्वेश्चन पूछा गया यहां से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, ध्यान रखो यहां पर। फिफ्थ आपका क्या है बच्चों, यहां पर फिफ्थ आपका यहां पर होगा बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के फॉर्म में इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा H2SO4 के बारे में। आई होप सो कि आपको H2SO4 के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अब लास्ट में इसके स्ट्रक्चर्स पे चला जाता हूँ। स्ट्रक्चर्स भी इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में भी इसको बता देता हूँ। ये तो था इतना ही H2SO4 के बारे में, और इसके स्ट्रक्चर्स के हम लोग नॉलेज एज ए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। आपको क्या करना है, H2SO4 का ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4 and find p-pi bond and p-pi bond और hybridization and oxidation number। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आप लोग इसको करो, अच्छे से करो ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए।
ठीक है। आई होप सो कि आपको यहां तक का लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ये पूरा हमारा अब जाके ग्रुप 16 अच्छे से कंप्लीट होता है, ठीक है। ग्रुप 16 हमारा अब अच्छे से कंप्लीट होता है। नाउ अब हम आगे पढ़ेंगे हैलोजन फैमिली के बारे में। तो एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लो और नाइट्रोजन फैमिली के साथ कंपेयर करके पढ़ना, जल्दी जल्दी आप लोगों को समझ में आएगा। और जो जो पॉइंट मैंने बोला है, स्ट्रेस दिया है, उस पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझो, ठीक है। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।